Hello, my dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss some more questions about law of equivalence. तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको मैंने समझा दिया था, चाहे रिडॉक्स रिएक्शन हो, चाहे एसिड बेस रिएक्शन हो, रिएक्टेंट के लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि रिएक्टेंट के ग्रेम इक्विवेलेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये लिखते हो आप कि ग्रेम इक्विवेलेंट के लिए मैं दो तीन फॉर्मूले आपको समझा चुका हूं। सबसे पहले एक बार फिर ध्यान रखना, ग्रेम इक्विवेलेंट का मतलब स्पीसीज का वेट गिवन ग्राम में अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट। एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा, आपको यदि नॉर्मेलिटी दे रखी हो तो n इंटू वी, ml में यदि गिवन हो, मिली इक्विवेलेंट डिवाइड कर लो 1000 से, ये भी आप इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो, या ग्राम इक्विवेलेंट जिसको बोलते हो। और दूसरा, ग्राम इक्विवेलेंट का मोल से ये रिलेशन आपको बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में रिलेशन होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोल इनटू एक्स फैक्टर। और एक और बता रखा है मैंने आपको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर। आप एक्स फैक्टर को एन फैक्टर भी बोल सकते हो। तो ये तो साहब आपको ये दो तीन पॉइंट ध्यान रखने जरूरी है जब भी आप ऐसे कोई कैलकुलेशन करो। और मैं आपको समझा रखा है, मैंने आप बता देता हूं कि जब भी केमिकल कैलकुलेशन है ना, उनके लिए सबसे बढ़िया और बेस्ट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया करो, क्योंकि उसमें न तो बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है आपको, कुछ नहीं, बस सीधा क्वेश्चन हो जाता है। जैसे देखो, अब इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है वो समझना। एक मिक्सर है आपके पास में, उस मिक्सर के अंदर एक तो है फेरस ऑक्साइड और एक फेरिक ऑक्साइड है। एक तो फेरस ऑक्साइड है इसके अंदर और एक है आपके पास में फेरिक ऑक्साइड। क्या किया इन्होंने, इसको ट्रीट किया किससे, एसिडिक KMnO4 से। अब एक एक बात समझते जाना। ये जो एसिडिक KMnO4 है, ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, बोलो फेरस को या फेरिक को, तो आप बोलोगे तो फेरिक तो ऑक्सीडाइज फॉर्म है तो फेरस को कर देगा, तो ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों की टाइट्रेशन हो जाएगी। और इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो फेरस है वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में, एक तो फेरस से आएगा और बाकी जो अनरिएक्टेड फेरिक ऑक्साइड है वो, और ये Mn रिड्यूस हो जाएगा एसिडिक मीडियम में +2 में। ठीक है, यहां तक की बात हो गई सॉल्यूशन में ये चीजें। फिर आगे क्या कहते हैं, अब इस सॉल्यूशन को डाला था, अब इन्होंने ट्रीट किया जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट मेटल है, इट इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है, कि जो भी इसके अंदर फेरिक है उसको फेरस में कन्वर्ट कर देता है। तो साहब ये इसमें फेरिक को, जो भी फेरिक इसका भी आएगा और साथ में ये भी है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, फेरस में रिड्यूस कर देगा, और इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा जिंक +2 में। फिर क्या किया, इस सॉल्यूशन को वापस देखो, ये जो फेरस था उसको टाइट्रेट किया K2Cr2O7 के साथ। K2Cr2O7 भी फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, फेरस को, क्योंकि ये तो आपको पता है जिंक +2 ऑक्सीडाइज फॉर्म है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपको क्या करना है वो मैं समझा देता हूं। ये पूछा गया क्वेश्चन में कि साहब इस मिक्सर में आपको फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के मोल % बताने, तो निकाल देते हैं मोल। देखो सपोज यहाँ पे ले लेते हैं हम, लेट X मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड Y मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड इन दिस मिक्सर। मैंने बोल लिया ये कि साहब इतने बोल दिए फेरस के और फेरिक के। अब देखो पहली टाइट्रेशन से आपको दिखाता हूं, देखो आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है मुझे, सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ये जो फेरस इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट निकाल देता हूं फेरस ऑक्साइड के, किससे, KMnO4 से। तो आप लिख देंगे इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम में। आपको नॉर्मेलिटी मोलरिटी के टर्म में दे रखा है, क्या दे रखी थी मोलरिटी, बोलो, इसकी मोलरिटी थी 2/5। एक्स फैक्टर कितना है इसका, 5, क्योंकि Mn +7 से कन्वर्ट हुआ +2 में, एक्स फैक्टर 5। वॉल्यूम कितना यूज हुआ, 100 ml, डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये इक्विवेलेंट आ जाएंगे। इसको सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 1/2 और 1/5, और 1/5 का मतलब है 0.2 मोल्स है। अब फिर ध्यान रखना, इस फेरस को, ये जो फेरस है ऑक्सीडाइज होता है किसके अंदर, फेरिक में, तो इसका एक्स फैक्टर होता है 1। इट मीन्स कि जब फेरस ऑक्साइड के चाहे इक्विवेलेंट बोले जाएं या मोल बोले जाएं, दोनों इक्वल रहेंगे। वैल्यू आ गई मेरे पास में 0.2। ये लो साहब, एक तो मैंने ये फाइंड कर लिया। दूसरा, अब आगे समझो, अब ये बन गया था अब आपके पास में फेरिक, तो टोटल फेरस जो आयन है उसको टाइट्रेट किया K2Cr2O7 के अंदर। दूसरा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देता हूं, देखो इधर ध्यान से, तो फेरस आयन के इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, K2Cr2O7 के, K2Cr2O7। इस K2Cr2O7 क्या भी दे रखा है, बोलो क्या कंसेंट्रेशन गिवन है K2Cr2O7 की, बोले 2/15 m। एक्स फैक्टर देखो, इसका एक्स फैक्टर क्लियर कर देता हूं आपको। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ध्यान रखना,
1 मोल में 2 क्रोमियम, किसमें कन्वर्ट होता है? ये क्रोमियम +3 में, ध्यान रखें आप, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? क्रोमियम +3 में। सबसे पहले एटम बैलेंस कीजिए, देखो इधर, फिर चार्ज बैलेंस करो तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एंड हेंस इट्स एक्स फैक्टर इज 6, मल्टीप्लाई करो, अब ये हो गई नॉर्मेलिटी। कितना वॉल्यूम था? 1000 ml, डिवाइड कर दो, 1000 थे तो आपके पास में इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 12/15, और वी कैन से ये वैल्यू हो गई था 0.8 इक्विवेलेंट हो गया आपके पास में फेरस में। अब दोनों के थे, ध्यान रखना, ये फेरस कहां से आया है एक बार वापस देख लो। एक तो ये जो फेरिक आयन था वो कन्वर्ट हुआ है फेरस में, और जो अनरिएक्टेड फेरिक ऑक्साइड पड़ा हुआ था वो भी कन्वर्ट हुआ जिंक से। तो आपके पास में टोटल इक्विवेलेंट हो गए फेरस के टोटल इक्विवेलेंट कितने आए आपके पास में? 0.8। मैं पूछता हूं साहब मुझे तो इक्विवेलेंट बताइए आप फेरिक ऑक्साइड के, तो बोले साहब टोटल में से आप फेरस ऑक्साइड के इक्विवेलेंट कम कर दो, कितने थे वो फेरस ऑक्साइड के? 0.2। तो ये आपके पास में इक्विवेलेंट हो गया था 0.6। इसका एक्स फैक्टर भी आपको बता देता हूं, आप इस फेरस का भी चेक कर लो, इसका एक्स फैक्टर कितना आएगा। तो ये जब फेरिक ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ, फेरिक में +3 ऑक्सीजन स्टेट है, ये कन्वर्ट होगा +2 में। 1 मोल में कितने आयरन है? 2, यहां लिखो, एटम बैलेंस करो और फिर आप चार्ज बैलेंस कीजिए 2 एंड हेंस इट्स एक्स फैक्टर इज 2। और इसके मोल यदि आपको चाहिए तो आपको पता है कि मोल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला था, इक्विवेलेंट डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। तो इसके इक्विवेलेंट दे रखे थे 0.6, फाइंड किया आपने, एक्स फैक्टर 2 एंड हेंस इट्स मोल कितने हो गए? 0.3। ये लो साहब दोनों के मोल निकाल दिए, फेरस के भी फेरिक के। अब आपको परसेंटेज किसी की भी कैलकुलेट करनी हो तो ये लो देखो, जैसे मुझे फेरस ऑक्साइड की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो बोलो साहब इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल 0.2, तो इसके 0.3, इसके 0.5 हो गए, 0.3 इसके, 0.3 फेरस के, इसके इनटू 100। तो ये आपके पास में आ गया था कितना? 40%। यदि आपको फेरिक ऑक्साइड के परसेंटेज निकालनी है मिक्सर के अंदर तो 2 तरीके हैं, या तो 100 में से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, या तो 100 में से आप सब्सट्रैक्ट कर लो, या फिर आप क्या बोलो कि परसेंटेज यदि आपको फेरिक ऑक्साइड की भी फाइंड करनी है तो फेरिक ऑक्साइड के मोल कितने फाइंड किए आपने? 0.3 अपॉन टोटल मोल कितने हो गए? 0.5 इंटू 100। ये लो साहब, ये इसकी परसेंटेज आ गई, कितनी परसेंटेज आ जाएगी? ये 60%। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें यही पूछा था कि आप इस मिक्सर में इनकी मोल परसेंट बताओ। 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक बार चेक करा देता हूं, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक कीजिए जो गिवन है। पहला ऑप्शन देखो, फेरस ऑक्साइड 40 एंड फेरिक ऑक्साइड 60, तो आंसर आया आपके पास में फर्स्ट। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये बताया, एक और बताता हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का ही क्वेश्चन है। देखो इधर एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, पूछे हुए हैं सभी क्वेश्चन, आपको बता दूं IIT-JEE के अंदर। देखो एक बार ध्यान से, एक क्वेश्चन और छोटा था। क्या क्वेश्चन है कि 5 ml सॉल्यूशन है H2O2 का, इतनी लिबरेट करता है आयोडीन, किसके साथ? KI सॉल्यूशन के साथ। तो देखो एक बार ध्यान से, H2O2 इसकी रिएक्शन कराई KI से, आयोडीन लिबरेट हुई। अब आप समझना, पहले ध्यान से सुन लीजिए, ये था आयोडीन, यहाँ पर -1 था ना, ये 0 में कन्वर्ट हुई। इसका मतलब क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H2O2 क्या रहेगा यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ध्यान रखना, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों तरह के नेचर शो करता है। अब डिपेंड करता है अनदर रिएजेंट कैसा है, यदि वो रिड्यूसिंग एजेंट नेचर का है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आयोडीन के बारे में थी हुई, इसका किस में कन्वर्ट होगा? आप समझना ध्यान से, परोक्साइड में H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है -1, एक एटम में, एक मोल में 2 एटम है, ध्यान से सुन लो। अच्छा, अब 2 बात है, यदि आपके पास में ऑक्सीजन कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने पर ये चला जाएगा -2 में। अरे भाई, ऑक्सीजन की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो फ्री फॉर्म में तो ये बनती है O2 0, और यदि कोई कंपाउंड में आती है तो मोस्ट कॉमन कितनी होती है? -2, तो ये कन्वर्ट हो गई -2 में। पहले आप एटम बैलेंस करो, फिर चार्ज बैलेंस करो, तो चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। देख लो एक बार ध्यान से, चार्ज एंड हेंस इट्स एक्स फैक्टर कितना है? इसका एक्स फैक्टर 2, बस H2O2 का एक्स फैक्टर कितना होता है? 2। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूं, देखिए ध्यान से, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी थी H2O2 सॉल्यूशन की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक रिलेशन है, मैं आपको बता दूं नॉर्मेलिटी से। तो पहले तो आप इसके नॉर्मेलिटी निकाल लो, तो ग्राम इक्विवेलेंट बोल देते हैं, किसके इक्विवेलेंट बोल देते हैं अपन? इस आयोडीन के दे दिए और इसके, तो आप लगाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KI। अच्छा, अब आपको आयोडाइड आयन बोल दूं या आयोडाइड आयन,
कि आई भी ने कह के क्या बोल देता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन की जो भी अमाउंट थी वो कन्वर्ट हो गई आयोडीन में, तो इसकी अमाउंट आपको दे रखी है कितनी, 0.508 ग्राम। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, एक्स फैक्टर कितना रहेगा 1, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 127। तो आपके पास में H2O2 के इक्विवेलेंट पता लग गए साहब, H2O2 के क्या आ गया आपके पास में, इक्विवेलेंट। अच्छा, इस इक्विवेलेंट को इसके बराबर हो गए। अब मुझे यदि इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी होती है तो n इंटू वॉल्यूम H2O2 का आपको गिवन है, H2O2 का वॉल्यूम कितना है 5 ml, 5 ml डिवाइड कर दो इसको 1000 से, तो आपके पास में नॉर्मेलिटी आ जाएगी। किसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी, H2O2 की। इसको सोल्व करके देख लेना, तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये नॉर्मेलिटी आती है 0.8। फिर आपको इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए था, यदि किसी को ध्यान नहीं है तो मोल कंसेप्ट को आप चेक करते रहना, हमने उसमें डिस्कस कर रखा है। एक फॉर्मूला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। इस नॉर्मेलिटी को रखो यहाँ पर 0.8 को, तो 5.6 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.48%। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गई, किसके रेस्पेक्ट में, ऑप्शन के रेस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है, तो ये इसका आंसर। तो अब आप ऑप्शन देखो अपने, तो क्या आंसर बोलोगे, डी ऑप्शन। क्लियर। तो ये कुछ मेरे पास में क्वेश्चन थे जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में और आपको समझाएंगे। ठीक है, वीडियो आप देखते रहा करो, और बताया था ना आपको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं इसीलिए देखते हो, इसलिए इसको सब्सक्राइब करते रहा करो चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भेजते रहा करो नए नए क्वेश्चनों के लिए। ठीक है।